नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, क्योंकि लॉकडाउन का समय है तो बाहर निकलना तो हो नहीं रहा होगा, तो घर पे ही आप आराम करके स्टडी कर रहे होंगे। आप इसी प्रकार स्टडी को बरकरार रखें, क्योंकि जब तक लॉकडाउन खुलेगा आप स्टडी को काफ़ी हद तक कवर कर चुके होंगे और बाद में जैसे लॉकडाउन खुलता है क्लास स्टार्ट होती है तो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का सेकंड क्लास है, जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की फर्स्ट क्लास पहले ले चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें और जो भी आपकी क्वेरी हो हमें कमेंट करें और कमेंट में हम आपकी उन क्वेरियों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की सेकंड क्लास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उसके बगल से बेल आइकन का बटन होगा उसे भी प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाता है, जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करते रहें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे वो भी आईपी की क्लास ले सकें। और अपने अन्य साथियों को भी बताएं कि आईपी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपको इसी प्रकार क्लास के हिसाब से वीडियो अपलोड करते जाएंगे और आप अपना स्टडी से संबंधित मैटर को देखते जाइए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट में हम जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्लास 2 के बारे में, जिसमें हमें टॉपिक कवर करने हैं इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनेट का विकास किस प्रकार हुआ था। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ARPANET के बारे में, फिर देखेंगे NSF नेट के बारे में, फिर इंटरनेट के बारे में। ये हमारा इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्किंग में रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक, कि जो हमारे नेटवर्किंग में स्विचिंग टेक्निक होती हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग। जो हमारी 3 प्रकार की स्विचिंग होती हैं उसमें मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और लास्ट में आती है हमारा एक कंपैरिजन ऑफ सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। इन दोनों में आपस में कंपैरिजन करेंगे कि ये कौन सी चीज़ों में सबसे अच्छी होती है और किस में क्या कमी होती है, किस में नहीं होती है। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम क्लियर करने वाले हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्लास 2 में। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लाइक भी कर लें। हमारा पहला आता है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनेट का टॉपिक। पहला ARPANET के बारे में उतना ही जानेंगे जितना हमारे क्लास में दिया गया है, हमारी बुक्स में दिया गया है, क्योंकि ये ARPANET अपने आप में एक बहुत बड़ा होता है और ये सबसे पहला नेटवर्क है जो हमारे इंटरनेट के विकास की मेन भूमिका निभाता है। अर्थात जब भी आपसे पूछा जाता है कि इंटरनेट का सबसे पहला नाम क्या था तो आप बताएंगे ARPANET का ही बाद में नाम चेंज हो गया, क्या हो गया दोस्तों, इंटरनेट हो गया था। और ARPANET की हम फुल फॉर्म देखते हैं तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और नेट से हो जाता है हमारा नेटवर्क। क्लियर। तो ARPA की आप फुल फॉर्म याद रखें, क्योंकि ये आपके जो MCQ आएंगे उनमें 100% पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ARPANET को स्टार्ट कब किया गया था, 1969 में ARPANET का विकास हुआ था, डेवलप किया गया था और उसको लेके आए थे। क्लियर। तो कब किया गया था स्टार्ट, 1969 में, ये आप याद रखना। और किसने किया था, ये USA के डिपार्टमेंट था एक डिफेंस के लिए इसका विकास किया गया था, जो अमेरिका की डिफेंस ने सबसे पहले इसका यूज किया था और इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसको शट डाउन कब किया गया था, 1990 में इसको शट डाउन किया गया था और इसमें इम्प्रूव करके इसका नया नाम लेके आए थे हम इंटरनेट। क्लियर। इस तरीके से हमारा ARPANET की बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर होती है। और सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो हम देखते हैं इसमें NSF नेट की हमारी फुल फॉर्म होती है नेशनल साइंस फाउंडेशन।
क्या होती है? नेशनल साइंस फाउंडेशन, और नेट्स में आपको पिछली में भी बता चुका हूँ नेटवर्क होती है। तो ये काम क्या करती है? नेटवर्क नेशनल साइंस फाउंडेशन ये काम करती है। जो हमारी एक संस्था होती है नेशनल साइंस फाउंडेशन, वो नेटवर्किंग के लिए कार्य करती है। क्लियर? और ये स्टार्ट हुई थी 1980 में, इसका विकास किया गया था इस संस्था का, जो हमारे नेटवर्किंग के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? एक फेडरल एजेंसी थी जिसका नाम था NSF, जो हम ऊपर ही लाइन में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट, हाई कैपेसिटी नेटवर्क इज टू बी यूज स्ट्रिक्ट फॉर एकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। इसका जो अपना एक हाई स्पीड का नेटवर्क का विकास किया गया था, उसका मोस्टली यूज एकेडमिक और इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए किया गया था। ये एक हाई स्पीड का नेटवर्क था जिसमें हमेशा जो डाटा था वो हाई बैंडविड्थ के रूप में यूज किया जाता था। क्लियर? और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है गवर्नमेंट फाउंडिंग वाज डिसकंटिन्यू इन 1995। इसको डिसकंटिन्यू कब किया गया था? 1995 में। क्लियर? इस प्रकार हमारे NSF भी क्लियर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दें। इसमें से जो लाइन आपको समझ नहीं आ रही है वो मैं कमेंट बॉक्स में कर दें। और 12th वाले बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कमेंट करके उसमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और मैं आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूँगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट हमारा जो काम करता है वो किस बेस पर काम करता है? वर्ल्ड वाइड पर। अर्थात जो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में फैले हुए नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। ये हमारा एक इस प्रकार का इंटरनेट नेटवर्क होता है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। अर्थात पूरे विश्व के कंप्यूटरों को आपस में जिस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किए हुए हैं उसे कहते हैं हम इंटरनेट। और समझ में आया? पूरे विश्व में जिन कंप्यूटरों को जिस नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट किए हुए हैं उस नेटवर्क को कहते हैं हम इंटरनेट। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1990 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंटर नेटवर्किंग ऑफ ARPANET। जो हमारा इंटरनेट था वो किसके अंडर से काम करना स्टार्ट होता है? जैसे ARPANET, NSF नेट और अदर प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, वो सभी हमारे जो कार्य करते हैं वो इंटरनेट के अंदर रह के इंटरनेट के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। क्लियर? तो ये इंटरनेट की एक टाइप्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ARPANET, NSF नेट और अदर प्राइवेट नेटवर्क जिनसे हम नेट यूज करते हैं। क्लियर? आपने देखा होगा कि जब भी हमारे मोबाइल में इंटरनेट नहीं आता है तो आप कभी ये नहीं कहते कि मेरे में इंटरनेट नहीं है। आप हमेशा क्या बोलते हो कि इसमें मेरा आज का नेट खत्म हो गया, मेरा नेट पैक नहीं है। तो नेट मतलब हो गया नेटवर्क। मतलब आपको जो इंटरनेट की सर्विस जो नेटवर्क दे रहा था वो नेटवर्क क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। इसलिए आप उसको शॉर्ट में क्या बोल देते हो? नेट बोल देते हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूज कॉमन सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन कॉल्ड एज प्रोटोकॉल्स। आप इंटरनेट पर या नेटवर्किंग के द्वारा जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो उससे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, या एक डिवाइस से या किसी भी एक सॉफ्टवेयर से या दूसरे सॉफ्टवेयर पर आप जिस रूल्स के तहत कम्युनिकेशन करते हो उन रूल्स को बोलते हैं नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? जो हमारे नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन के दौरान जो कॉमन रूल्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। ध्यान रखना, सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेम इज TCP। जो TCP/IP हमारा प्रोटोकॉल होता है वह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट के लिए, क्योंकि इसके बिना हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। इसी के माध्यम से हमारी फाइलें ट्रांसमिट की जाती हैं और इसी के माध्यम से जो हमारा इंटरनेट होता है वो हमारे डिवाइस से आपस में इंटरफेस होता है, आपस में कनेक्टिविटी होती है। हमारे डिवाइस और इंटरनेट के बीच जो दो होते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट,
तो उन दोनों के या नेटवर्क इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कौन करवाता है? टीसीपी। अर्थात हमारे कंप्यूटर में और जो हमने नेट डाटा पैक कराया है उन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी टीसीपी कराने का काम करता है। इसलिए हमारे इंटरनेट का मेन प्रोटोकॉल कौन सा होता है? TCP/IP, और इसकी फुल फॉर्म होती है T फॉर ट्रांसमिशन, C फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये TCP/IP की फुल फॉर्म होती है। आप इसे याद कर लें और नोट कर लें। T से ट्रांसमिशन, C से कंट्रोल, P से प्रोटोकॉल / I से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल। तो इन TCP/IP। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्विचिंग टेक्निक। हमारी जो स्विचिंग टेक्निक होती है ना, वो क्या होती है? तो वो मैं आपको अभी यहाँ बता देता हूँ कि जो स्विचिंग टेक्निक होती है, जब आप एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस पर कम्युनिकेशन करते हो तो डाटा ट्रांसफर करते हो, तो जो डाटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर किस तरीके से ट्रांसमिशन किया गया है, किस तरीके से भेजा गया है, उसको बताने का एक मेथड होता है, उसको बताने की एक विधि होती है, जिसे हम बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक। समझ में आया? जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर कोई डाटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आप चैटिंग कर रहे हो, तो आप किसी को डाटा भेज रहे हो, आप टेक्स्ट लिखकर भेज रहे हो, फोटो भेज रहे हो, फाइल भेज रहे हो, तो आपके मोबाइल से दूसरे व्यक्ति के मोबाइल पर किस तरीके से वो सेंड किया गया, किस तरीके से भेजा गया, उसको बताने की विधि कहलाती है हमारी स्विचिंग टेक्निक। क्लियर? ये हमारी 3 प्रकार की होती है: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। तो इन तीनों को आप याद कर लें कि ये कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 सर्किट स्विचिंग, नंबर 2 मैसेज स्विचिंग, नंबर 3 पैकेट स्विचिंग। चलिए अब इन तीनों को हम एक एक से देख लेते हैं और जानते हैं कि ये क्या होती है। पहली आती है हमारी सर्किट स्विचिंग। क्या आती है? सर्किट स्विचिंग। और सर्किट स्विचिंग में होता है द कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन 2 कंप्यूटर्स। 2 कंप्यूटरों के बीच में आपस की कनेक्टिविटी किसी भी फिजिकल कनेक्शन के माध्यम से, या कोई केबल हो सकती है या कोई वायर हो सकता है। 2 कंप्यूटरों को किसी भी केबल या वायर के माध्यम से उनकी फिजिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन हो सकता है। फिर उसके बाद में देन डाटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी होने के बाद हम डाटा को एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। अर्थात एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अगर आपको डाटा भेजना है तो उन दोनों के बीच में एक फिजिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। 2 ऐसे डिवाइस जो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए फिजिकल कनेक्टिविटी करते हैं, वो हमारी कौन सी में होती है? सर्किट स्विचिंग में होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्विचिंग टेक्निक इज सेटअप एंड एंड टू एंड। जो हमारी सर्किट स्विचिंग होती है उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी इसमें कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसमें हमारा एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है। कौन सा कम्युनिकेशन होता है? एंड टू एंड। सर्किट स्विचिंग में अगर कम्युनिकेशन आप किसी व्यक्ति से कर रहे हो तो उसमें होने वाला कम्युनिकेशन कौन सा कहलाएगा? एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स बिफोर एनी डाटा कैन बी सेंड। अगर आपको कोई भी डाटा सेंड करना है तो उन दोनों के बीच में एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए। क्लियर? अब थोड़ा और इसको जानते हैं कि एंड टू एंड कनेक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड से कॉल से बात करते हैं, तो जब तक आप किसी को कॉल लगाते हैं और वो कॉल रिसीव नहीं कर लेता, सपोज एक ये व्यक्ति है और एक ये 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति आपस में कॉल के माध्यम से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। किसके माध्यम से? कॉल के माध्यम से। तो ये एक दूसरे को कॉल लगाएंगे। इस व्यक्ति ने कॉल लगाया इस वाले को। क्लियर? अब जब तक ये उस कॉल को रिसीव नहीं कर लेगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं हम फिजिकल कनेक्शन। इस व्यक्ति ने कॉल लगाया,
इसने कॉल रिसीव कर लिया, दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया। तो इसमें यहाँ एक पॉइंट ये भी निकल के आता है कि ऐसी कौन सी हमारी स्विचिंग टेक्निक होती है कि जिसमें कम्युनिकेशन करने के लिए उन दोनों कंप्यूटर्स के बीच कनेक्शन स्थापित होना, एस्टेब्लिश्ड होना आवश्यक होता है, नीडेड होता है, वो हमारी होती है सर्किट स्विचिंग। क्लियर। अब क्या होता है कि ये वाला व्यक्ति जिसने इस व्यक्ति को कॉल लगाया है, ये इधर से बोलता है हेलो, इसने भी बोला हेलो। तो क्या हुआ कि इसने भी एक रिप्लाई किया, यहाँ से इसका डाटा सेंड गया, यहाँ पे फिनिश हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया। क्लियर। मतलब इसने हेलो बोला और यहाँ पे आके हेलो सुनाई दिया तो एंड हो गया। अब इसने हेलो बोला और यहाँ पे आके उसका एंडिंग हो गया, हेलो का हो गया। तो इस तरीके से हम कॉल पे कभी भी बात करते हैं, जब सामने वाला बोल रहा होता है तो हम शांतिपूर्वक उसको सुनते हैं, और जब हम बोलते हैं तो सामने वाला सुनता है। तो जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन का एंडिंग कहाँ होती है, उसके डिवाइस पर होती है, और जब वो बोलता है तब उसकी कम्युनिकेशन की एंडिंग क्या होती है, हमारे डिवाइस पर होती है। तो इस तरीके से एंड टू एंड इस पर कम्युनिकेशन होता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम एंड टू एंड कम्युनिकेशन करते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉल टेलीफोन, जो हम मोबाइल पर कॉल करते हैं वो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर की आती है हमारी मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग होती है, वो क्या काम करती है, जैसे आप किसी को मैसेज करते हो तो वो सबसे पहले हमारे मोबाइल पर स्टोर होती है। जैसे सपोज आपके फ्रेंड ने आपको मैसेज किया तो सबसे पहले वो आपके मोबाइल में आ गई, अब आप उसको किसी अदर व्यक्ति को फॉरवर्ड करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो हमारी मैसेज स्विचिंग की जो प्रक्रिया होती है, कम्युनिकेशन करने जो प्रोसेसिंग होती है कम्युनिकेशन करने की, वो हमारी पूरी वर्किंग प्रोसेस किस पर रहती है, स्टोर एंड फॉरवर्ड पर। अर्थात जब भी हम कंप्यूटर से कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारे पास सबसे पहले स्टोर होता है, उसके बाद हम किसी दूसरे व्यक्ति को फॉरवर्ड करते हैं। तो यही इसमें कहा गया है कि द सोर्स कंप्यूटर सेंड डाटा, जो मेन कंप्यूटर होता है यहाँ से डाटा सेंड किया जा रहा है। तो क्या हो गया, सोर्स मतलब वो जिस जगह से डाटा भेजा जा रहा है। द सोर्स कंप्यूटर सेंड्स डाटा और द मैसेज, डाटा या मैसेज टू द स्विचिंग ऑफिस। स्विचिंग ऑफिस होती है कि जहाँ पर डाटा का कलेक्शन हो रहा है, तो जहाँ पर भेजा गया वहाँ डाटा कलेक्शन हो गया। फिर आगे बात आती है विच सेंड्स द डाटा टू अनदर स्विचिंग ऑफिस। जब डाटा आपने सोर्स से डाटा या मैसेज सेंड किए गई थी, वो एक स्विचिंग ऑफिस में जाके स्टोर हो गई, फिर आपने किसी अनदर स्विचिंग ऑफिस के लिए उसको क्या किया, डिलीवर्ड कर दिया, जिसे आप बोलते हो डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो इस तरीके से ये पूरी मैसेज स्विचिंग होती है, वो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक के आधार पर काम करती है, जिसमें किसी भी सोर्स से कंप्यूटर से डाटा या मैसेज सेंड की जाती किसी ऑफिस के लिए, स्विचिंग ऑफिस के लिए, वहाँ पर वो स्टोर होता है। उस स्विचिंग ऑफिस से आप किसी अनदर कंप्यूटर को उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है, जिसे हमें भेजना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। किसी एक यूजर ने, जैसे मान के चलो एक ये यूजर है, एक ये यूजर है, इस वाले यूजर ने व्हाट्सएप से डाटा सेंड किया इस वाले यूजर को, तो इसके व्हाट्सएप में क्या हो गया, वो सबसे पहले स्टोर होगा, स्टोर हो गया। अब ये क्या काम करेगा, उस जो डाटा या मैसेज को किसी तीसरे व्यक्ति को भी डिलीवर कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये हमारा कहलाता है स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। और मोस्टली व्यक्ति ऐसा ही करते हैं कि किसी के मैसेज पे आ जाती है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आती है, तो आप क्या करते हो, उसको टाइप तो करते नहीं हो, उसको सिलेक्ट किया और अदर व्यक्ति को भेज दिया। वो हमारी कौन सी होती है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी नंबर की आती है हमारी पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट क्या होता है, किसी भी चीज़ के, जैसे बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे हमने अपनी नेटवर्किंग क्लास बड़ा चैप्टर है तो उसके छोटे छोटे क्या बना लिए, क्लास बना लिए। ऐसे क्या होता है, जब हम नेटवर्क पे कोई डाटा सेंड करते हैं तो उसके छोटे छोटे पैकेट बना लिए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पैकेट स्विचिंग, और जिन्हें हम भेज सकते हैं। अर्थात डाटा के छोटे छोटे पीस क्या कहलाते हैं, पैकेट स्विचिंग कहलाती है।
चलिए देखते हैं। इट प्लेस ए टाइट अपर लिमिट ऑन अ ब्लॉक साइज, जो प्रत्येक हमारा पैकेट होता है उसके ब्लॉक साइज की एक लिमिट होती है। जैसे ए फिक्स्ड साइज ऑफ पैकेट इज ट्रांसमिट अक्रॉस द नेटवर्क, अर्थात आपके नेटवर्क पर जो भी डाटा पैकेट के रूप में भेजा जाता है, जो भी ट्रांसमिट किया जाता है, उसकी पैकेट की साइज फिक्स होती है। अर्थात जब भी हम नेटवर्क पे कोई भी पैकेट डाटा भेजते हैं तो उसकी पैकेट साइज एक लिमिट के अंदर फिक्स रहती है। क्लियर? चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। दिस इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एज द अक्रॉस टाइम इज रिड्यूस, जो हमारे पैकेट जो हमारे डाटा पैकेट्स के रूप में होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं और नेटवर्क पर उनकी परफॉर्मेंस लगातार इम्प्रूव होती रहती है, जिससे हमारा एक्सेस टाइम घटता रहता है। क्लियर? अर्थात रिड्यूस होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा, दस द थ्रूपुट ऑफ द नेटवर्क इज इम्प्रूव, अर्थात थ्रूपुट होता है प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, अर्थात एक यूनिट में आप कितना कार्य करते हो वो हमें थ्रूपुट के माध्यम से दिखाया जाता है, अर्थात उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो नेटवर्किंग में आप प्रत्येक यूनिट में जो कार्य करते हो वो हमेशा इम्प्रूव होता रहता है, अर्थात हम नेटवर्क पर जो भी डाटा पैकेट्स भेजते हैं वो एक थ्रूपुट के रूप में सेंड किए जाते हैं। इस प्रकार हमारी स्विचिंग नेटवर्किंग टेक्निक तीनों हो चुकी हैं। पहली हमारी सर्किट थी, दूसरी मैसेज थी, तीसरी हमारी पैकेट थी। अब बात करते हैं इन तीनों में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी होती है। तो तीनों ही दोस्तों इम्पोर्टेंट होती हैं और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि नेटवर्किंग पर यूज कौन सी की जाती है तो वो हमारी पैकेट स्विचिंग होती है। अर्थात जब भी हम नेटवर्किंग पर डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो हमारा मोस्टली पैकेट स्विचिंग के रूप में यूज होता है। क्लियर? सही में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सही में नहीं आ रहा हो तो आप कोई भी पॉइंट उसको नोट करके हमें कमेंट करें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन मैसेज और पैकेट स्विचिंग। जो अभी हमने दोनों तीनों पैकेट सीखी थी, अब उसमें से हमने मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस देखना है। तो चलिए उन्हीं में से हम उठा के लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा देयर इज नो लिमिट ऑन ब्लॉक साइज। जो मैसेज स्विचिंग होती है उसमें हमारे जो ब्लॉक साइज होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन इस पैकेट स्विचिंग में मैंने आपको बताया था कि इसमें लिमिट होती है। तो इट प्लेस ए टाइट अपर लिमिट ऑन अ ब्लॉक साइज, अर्थात जो भी हमारा पैकेट होता है उसकी साइज एक फिक्स रहती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, डाटा पैकेट आर स्टोर्ड ऑन द डिस्क, क्योंकि इसमें डाटा आपको मालूम है कि किसमें किया था, स्टोर एंड टेक्निक पर। तो जब भी हमें कोई मैसेज आती है तो वो कहाँ पर स्टोर होती है? डिस्क पर स्टोर होती है, अर्थात हमारी हार्ड डिस्क पर डाटा स्टोर होता है। इसलिए इसमें हमें डाटा जो भी स्टोर होता है मैसेज स्विचिंग में वो किस में होता है? हार्ड डिस्क में। और पैकेट स्विचिंग में होता है ऑल द पैकेट्स ऑफ फिक्स्ड साइज आर स्टोर इन मेन मेमोरी। अब पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जब भी हम कोई डाटा भेजते हैं तो नेटवर्किंग में पैकेट बनते हैं, तो जब भी डाटा प्रोसेसिंग में होता है वो डाटा हमेशा मेन मेमोरी में अर्थात रैम में स्टोर होता है। तो जो हमारा पैकेट स्विचिंग होते हैं, जो पैकेट होते हैं वो हार्ड डिस्क में स्टोर ना होते हुए किस में होते हैं? मेन मेमोरी में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एक्सेस टाइम ऑफ डाटा पैकेट इज लार्ज देन पैकेट स्विचिंग। अब इसमें अभी हमने सेकंड पॉइंट देखा था कि मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, डाटा पैकेट की कोई लिमिट नहीं होती। अब कोई लिमिट नहीं होती तो डाटा की क्या होती है? एक साइज लार्ज होती है, तो इसके कारण इसका क्या हुआ? एक्सेस टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा का स्टोरेज होगा उतना ही डाटा भेजने में टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई भी मूवी डाउनलोड करते हो तो 2-3 GB की होती है, तो उसको डाउनलोड होने में टाइम लगता है, अर्थात उसका एक्सेस टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है। और कुछ KB की होती है तो तुरंत हो जाती है। ऐसे हम देखते हैं पैकेट स्विचिंग में। थर्ड पॉइंट पैकेट स्विचिंग में देखते हैं एक्सेस टाइम ऑफ डाटा पैकेट इज स्मॉलर देन मैसेज स्विचिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा डाटा पैकेट होते हैं, जो हमारा डाटा होता है उसको छोटे छोटे बंडल में तोड़ लेते हैं जिन्हें हम पैकेट बोलते हैं, और उन छोटे छोटे पैकेट्स को एक एक से भेजते देते हैं। तो इस कारण हमारा एक्सेस टाइम कैसा होता है? कम होता है। किसकी अपेक्षा होता है? मैसेज स्विचिंग की अपेक्षा
कम होता है। और अगर स्पीड की भी बात करेंगे तो हमारे पैकेट स्विचिंग की स्पीड ज़्यादा होगी और मैसेज स्विचिंग की स्पीड कम होगी। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं कि मैसेज स्विचिंग स्लो होता है किसकी अपेक्षा, पैकेट स्विचिंग की, और पैकेट स्विचिंग फास्ट होता है किसकी अपेक्षा, मैसेज स्विचिंग की। क्लियर। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। थ्रूपुट ऑफ द नेटवर्क इज स्लो एज कंपेयर टू पैकेट स्विचिंग। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रति इकाई समय में जो कार्य किया जाता है नेटवर्किंग पे वो स्लो होता है किसकी अपेक्षा, पैकेट स्विचिंग की अपेक्षा। अब स्लो होगा तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि एक्सेस टाइम भी ज़्यादा लेगा। अब इसका फास्ट होगा तो इसका एक्सेस टाइम इसकी अपेक्षा कैसा रहेगा, कम रहेगा, अर्थात ये फास्ट होगा। तो थ्रूपुट ऑफ द नेटवर्क इज इम्प्रूव्ड एज कंपेयर्ड मैसेज स्विचिंग, अर्थात इसकी अपेक्षा इसमें डाटा थोड़ा फास्ट एक्सेस होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कंपैरिजन ऑफ सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर। अभी हमने वो दो स्विचिंग पढ़ी थी, अब इन दोनों को आपस में कंपेयरिंग करेंगे कि हमारी सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उन दोनों को आपस में कंपेयरिंग करेंगे किसी पॉइंट के थ्रू। तो चलिए पहला हमारा नंबर है, सीरियल नंबर आइटम लिखे हुए हैं जिनके माध्यम से हम कंपेयरिंग करने वाले हैं। ये हमारी सर्किट स्विचिंग हो गई, ये हमारी पैकेट स्विचिंग हो गई। और इसमें पहला पॉइंट है हमारा डेडिकेटेड कॉपर वायर। क्या इसमें डेडिकेटेड कॉपर वायर का यूज किस में किया जाता है, तो हमारा जो सर्किट स्विचिंग होती है उसमें हमारा किया जाता है और पैकेट स्विचिंग में नहीं किया जाता है। तो हमारा सर्किट स्विचिंग में यस और पैकेट स्विचिंग में नो। नेक्स्ट बैंडविड्थ अवेलेबल। हमारी जो बैंडविड्थ होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि बैंडविड्थ क्या होती है। तो बैंडविड्थ इसमें कैसी रहती है, सर्किट स्विचिंग में फिक्स रहती है और इसमें डायनेमिक होती है, अर्थात इसमें हमेशा एक जैसी बैंडविड्थ होती है और इसमें हमेशा चेंज होती रहती है। क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है हमारा पोटेंशियली बेस्टेड बैंडविड्थ। क्या इसमें बैंडविड्थ जो बेस्ट होती है इसमें होती है और इसमें कभी नहीं होती है, क्योंकि इसमें बैंडविड्थ हमेशा चेंज होती रहती है जो डाटा पैकेट के अकॉर्डिंग रहती है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन का यूज किसके लिए किया जाता है, तो सर्किट स्विचिंग में नहीं किया जाता है और पैकेट स्विचिंग में किया जाता है, क्योंकि पैकेट हमेशा छोटे छोटे बंडल्स के रूप में रहते हैं डाटा के, तो वो स्टोर होके ही फॉरवर्ड किए जाते हैं। और फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी मैसेज स्विचिंग थी और पैकेट स्विचिंग थी, इन दोनों में स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का यूज किया जाता है। केवल हमारा सर्किट स्विचिंग में नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। क्लियर। तो और फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा सेटअप ऑफ एंड टू एंड पाथ। क्या एंड टू एंड जो कम्युनिकेशन था वो सर्किट स्विचिंग में रिक्वायर्ड था? जी हाँ, इसमें तो इस तरीके से रिक्वायर्ड था कि इसके बिना कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकता जब तक कि एंड टू एंड फिजिकल कनेक्शन ना हो। लेकिन पैकेट स्विचिंग में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम नो नीडेड लगाएंगे। 6 पॉइंट आता है हमारा पैकेट ईच पैकेट फॉलो सेम रूट। तो हमारा जो सर्किट स्विचिंग होती है उसमें सेम रूट रहता है, पैकेट स्विचिंग में उसके रूट चेंज होते रहते हैं। 7 पॉइंट आता है व्हेन कैन कंजक्शन ऑकर। तो इसमें एज अ सेटअप टाइम, इसमें जो डाटा भेजा जाता है वो सेटअप टाइम के द्वारा ही इसके जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं सेट रहती हैं और इसमें प्रत्येक पैकेट के अनुसार रहती हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हमने आज अपने आईपी क्लास की सेकंड क्लास कवर की। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा और सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक, और 12th वाले बच्चे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी पूछ सकते हैं और आप मेरे को मैसेज करके, अगर आप 12th में हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और वीडियो आपने देखा और अपने अदर जो भी आईपी के आपके मित्रों उनको भी शेयर करें, जिससे वो भी अधिक से अधिक जुड़ सकें और आईपी की क्लास का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। चलिए मिलते हैं नेटवर्किंग की क्लास
थर्ड में, और उसमें जानेंगे अपने जो डाटा मीडियम होते हैं कि हम किस तरीके से जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम बना सकते हैं, वायर्ड होता है कि वायरलेस होता है, उनके बारे में। और उनकी क्लास में हम एक एक से सारी वीडियो इसी तरीके से मैं आपको समझाता जाऊंगा। और अगर फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी लगती है तो आप पूछना ना भूलें। क्लियर? और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर दें और अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं क्लास थर्ड में नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।